चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी। इसके अंदर हम ज्यादातर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की डिफरेंट प्रोसेस को देखने वाले हैं। कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर से हम लोगों को किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो कुछ प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा और वो प्रोसेस के एंड में हम लोगों को प्योर मेटल मिल सकती है। देयर आर सो मेनी मेथड्स और अलग अलग मेटल के लिए वो मेथड भी बदल जाती है। कुछ चीजें हैं जो कॉमन आती है, बाकी कुछ चीजें हैं जो चेंज हो जाती है। तो वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, मेटलर्जी में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पर मेटल जो होती है वो अर्थ क्रस्ट से मिलेगी हम लोगों को। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट से मेटल का बॉक्सेस मिल जाएगा, हमें एल्यूमिनियम मिल गया फिर एल्यूमिनियम का यूज कर लिया, आयरन मिल गया आयरन का यूज कर लिया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोगों को इम्प्योर फॉर्म में वो मिलेगी। हम उसे बोल सकते हैं मिनरल्स, मिनरल के फॉर्म में मिलेगी, खनिज तत्व, राइट? सो मिनरल एंड ओर, काची धातु। ओर दैट मीन्स काची धातु। મિનરલ્સ ગુજરાતી પણ બોલીશું કારણ કે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ પણ છે। તો કાચી ધાતુ અને ખનિજ ધેટ મીન્સ મિનરલ્સ એન્ડ ઓર। ઓર मीन्स काची धातु, मिनरल्स मीन्स खनिज। तो इस फॉर्म में हम लोगों को वो मिल सकता है। अब बात यह है कि ओर एंड मिनरल्स दोनों में डिफरेंस क्या है? ओर का मतलब काची धातु। तो ओर एंड मिनरल्स दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों को अलग भी तो पहचानना पड़ेगा। दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, मान के चलिए कि आयरन है तो आयरन की बहुत सारी मिनरल्स हो सकती है, लेकिन और एक या दो हो सकती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो सबसे अच्छी तरीके से हम लोग जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों को एक्सपेंस वाइज भी थोड़ा सा अच्छा रहे और बहुत ज्यादा प्रपोर्शन पे हम लोग मेटल को ऑब्टेन कर पाए, उसे हम लोग ओर बोलेंगे। तो जितने फॉर्म में वो मिल रही है वो सारे के सारे फॉर्म ऐसे नहीं होंगे जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान होगा या वो ज्यादा प्रोपोर्शन पे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करके देगी। ऐसा हर फॉर्म नहीं हो सकता है। कुछ फॉर्म ऐसे होंगे जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्ट करना कैसा होगा? आसान होगा, और उसी को क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है सबको? चलिए, तो सबसे पहले मेटलर्जी में देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम देयर ओर बाय प्रॉफिटेबल मींस। इंडस्ट्री की बात है तो प्रॉफिट की बात जरूर होगी, क्योंकि कोई यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं आता है इंडस्ट्री में। सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं। अब जब पैसे लगाए हैं तो पैसे चाहिए वापिस, तो इसके लिए यहां पर प्रॉफिट की बात जरूर होगी। तो ओर में से, प्रॉफिटेबल मींस में से हम लोग प्रॉफिटेबल वेज में कुछ ऐसा करें कि मेटल का एक्सट्रैक्शन हो और उसका हम लोग यूज कर पाए। चलिए, मेटल क्या है? द एलिमेंट व्हिच टेंड्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड अ मेटल। हम सब जानते हैं कि जो मेटल होती है वो पॉजिटिव आयन बना सकती है, क्योंकि मेटल का मेन पॉइंट ये है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। मेटल को कैसे पहचानोगे आप? मेटल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? द वेरियस कंपाउंड ऑफ मेटल व्हिच अकर इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर कॉल्ड मिनरल्स। डिफरेंट फॉर्म में हमको अर्थ क्रस्ट में से वो मिल सकते हैं। पृथ्वीना ઉપરના પોપડાથી આપણને મળી શકે, अर्थ क्रस्ट में से वो हमें मिल सकती है। एंड अर्थ क्रस्ट ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, ये ऑर्डर आपको थोड़ा याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन पे हमको ऑक्सीजन मिलता है, करीबन अर्थ क्रस्ट का 45.5% है वो। अर्थ क्रस्ट का 45.5%। सिलिकॉन होता है 27.7 समथिंग, फिर एल्यूमिनियम 8.3 एंड आयरन उससे भी नीचे। तो ये एक ऑर्डर है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए, मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है? तो मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है? एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबंडेंट मेटल बोल रहा हूं पीछे में, तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन पे कौन मिल रहा है? एल्यूमिनियम मिल रहा है। मेटल की बात है। ओवरऑल बोला जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन पे हमें मिलता है। A mineral may be single compound or a mixture.
वो सिंगल भी हो सकता है एंड मिक्सचर भी हो सकते हैं। और क्या है? The minerals from which a metal can be extracted profitably and easily is called ore। मैंने पहले ही बताया कि ore and minerals में फर्क क्या है। ore वो है जिसके अंदर से मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे एंड प्रॉफिट भी गेन कर पाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। बोलो ट्रू, क्योंकि ओर जो है उसको तो हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोल ही सकते हैं, बट सारी मिनरल्स को ओर नहीं बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये आएगा ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आया? ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दी है मैंने कि बाकी है? मेटलर्जी की कर दी होगी। नहीं करी है तो मिल जाएगी आपको घर जाने से पहले। डोंट वरी, तैयारी है, मुझे सिर्फ सेंड करनी है। चलिए, टाइप ऑफ ओर्स। सबसे पहले कंबाइंड ओर। मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर जनरली रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल किसे बोलते हैं हम लोग? जो हाइड्रोजन के ऊपर की है उसे रिएक्टिव मेटल बोल पाएंगे हम लोग। व्हाई दे जनरली फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट? क्योंकि वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन उल्टा आ सकता है ना यहाँ पर कि व्हाई दे आर जनरली फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड क्यों मिलेंगे? जब वो रिएक्टिव है इसलिए तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ लोग अकेले नहीं रह सकते, कंबाइंड स्टेट में ही रहेंगे, कंबाइंड फैमिली में ही रहेंगे। अकेले उनको अच्छा नहीं लगता। सारे लोग नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, राइट? तो कुछ लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं, कहीं से भी कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कंबाइंड स्टेट ढूंढते रहते हैं एट द एज ऑफ 15-16 ऑल्सो। चलिए, समझदार हो आप लोग, काफी समझदार। कुछ लोग अभी अभी बोल रहे हैं स्लो साउंड से, जो सुना ही ना दे। सर को कैसे पता चला मेरे बारे में? कंबाइंड स्टेट। हैलाइड ओर, सल्फेट ओर एंड ऑक्सी ओर। कौन है बेटा? लिथियम, मैग्नीशियम। मेटल आर हाईली रिएक्टिव व्हेन वी आर गोइंग लिथियम टू मैग्नीशियम। ऐसा क्यों है? लिथियम तो ग्रुप नंबर 1 का है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का है। थोड़ा सा सोचो एस ब्लॉक के बारे में। लिथियम एंड मैग्नीशियम के बारे में क्यों लिखा है यहाँ पर? एनामलस बिहेवियर। क्योंकि उनके लिए ये दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो जो लिथियम बिहेव करेगा वैसा ही मैग्नीशियम वैसा ही बिहेवियर करेगा। ऑक्साइड ओर के बारे में देखें तो रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम से कहां तक? Sn तक। तो एल्यूमिनियम से लेके Al से लेके Sn तक जाइए तो आपको ये सारी रिएक्टिव मेटल मिलेगी। और किस फॉर्म में मिलेगी? ऑक्साइड ओर। देखो ये अलग तरीका बताया है याद रखने का, तो आपको क्या है, क्रैम ना करना पड़े कि लिथियम एंड मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में मिलेंगे? हैलाइड, सल्फेट एंड ऑक्सी ओर। फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में कौन मिलेगा? एल्यूमिनियम से लेके Sn तक के। फिर सल्फाइड ओर कौन है? तो मेटल प्लेस्ड नियर हाइड्रोजन और बिलो हाइड्रोजन। कौन है वो? हाँ, ये पढ़ा। PbHgCuNAg। PbHgCuN, यहां पर दो चीजें हैं, नियर हाइड्रोजन और बिलो हाइड्रोजन। अकेला बिलो नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर PbHgCuNAg ये सारे हो सकते हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में। अब है नेटिव ओर। नेटिव ओर कौन है? तो देखो, मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर जनरली फाउंड इन अ नेटिव स्टेट। नेटिव किसे बोलते हैं? देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम अननोन पीपल को बोलते हैं नेटिव कौन सा है आपका? मींस प्राइमरी स्टेट कौन सी है आपकी, कहां से बिलोंग करते हो आप? तो ये एक्चुअली कहां से बिलोंग करते हैं उसे बोलते हैं नेटिव स्टेट। कि ओरिजिनली वो क्या है, ओरिजिनली कैसे फॉर्म में मिलते हैं, दैट इज द नेटिव स्टेट। समझ में आ रहा है? कौन है वो? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड प्लैटिनम। सारी कॉस्टली मेटल है एक्सेप्ट थोड़ा बहुत कॉपर, लेकिन नॉर्मल मेटल की कंपेयर में कॉपर भी थोड़ा बहुत कॉस्टली है। आसान नहीं होता। कॉपर का वेसल आप लेने जाओ तो पैसे ज्यादा ही लगेंगे, स्टील और एल्यूमिनियम से तो ज्यादा ही लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं गैंग और मैट्रिक्स के बारे में। गैंग सोशली भी देखो ना, गैंग किसे बोलते हैं? जो ग्रुप में हो। जो ग्रुप में तो है, लेकिन क्या फायदे वाली गैंग होती है कभी? गैंग वर्ड ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या इफेक्ट लेके आता है कि ये बेकार होगा,
ऐसा नहीं। ये लोग परेशान करते होंगे। जनरल केस में हमारे दिमाग में यही स्ट्राइक होता है कि नहीं होता है कि गैंग को रिमूव कर दिया जाए तो सोशियली बहुत अच्छे से हम लोग रह सकते हैं। सिमिलरली और या मिनरल्स जब भी पाए जाएंगे उनके साथ कुछ इंप्योरिटीज मिलेगी, उस इंप्योरिटीज को गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग पूरे चैप्टर में गैंग को रिमूव करने की ही प्रोसेस बताएंगे आपको कि गैंग को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। द अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर कॉल्ड गैंग, जिसकी जरूरत नहीं है और वो अवेलेबल है ओर के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? गैंग बोलेंगे। अब हम लोग डिफरेंट मेटलर्जी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग मेथड का भी यूज करेंगे हम लोग। तो बात है टाइप ऑफ मेटलर्जी। अब टाइप ऑफ मेटलर्जी में सबसे पहला क्या है बेटा? पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी वो है जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा मायने रखता है। टेम्परेचर के बिना काम हो ही नहीं सकता है, उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। तो टेम्परेचर इज इन्वॉल्व। फॉर हैवी मेटल्स ये काम होता है और यहां पर नीचे लिस्ट आपको बताया गया है। क्वेश्चन यहां से क्या आते हैं कि कौन सी मेटल कौन सी मेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट हो सकती है। तो आपको ये लिस्ट यदि याद है तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो कि ये सारी मेटल पायरोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट हो सकती है। देन आफ्टर है हाइड्रोमेटलर्जी। सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। हाइड्रोमेटलर्जी हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा उससे, तो सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है। अब इसमें किसका रिडक्शन होगा? जिसका रिडक्शन होगा वो मेटल मिलेगी। सीधी सी बात है। जैसे कि सिल्वर तो हमें चाहिए, प्योर फॉर्म में सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। या कॉपर चाहिए तो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो ये रिएक्शन तो कब हो सकते हैं? जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो। हेलो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो। तो अकॉर्डिंग टू क्या देखना पड़ेगा? ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर नहीं आ रहा तो क्या हम लोग उसका रिडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फॉर मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, उन सबका हो सकता है, और वो कौन है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जो हमें हाइड्रोमेटलर्जी से मिल सकते हैं। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है और कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? देख लो, फॉस्फेट, सेकेंडरी एंड एल्यूमिनियम। फर्स्ट ये फर्स्ट नहीं है, एल्यूमिनियम है ये। दिस इज द एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट है, सेकेंड है एंड एल्यूमिनियम। इसका मतलब इसमें और इसमें फर्क कौन बताएगा मुझे? वो सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि सॉल्यूशन बनाना है। हमें मोल्टन स्टेट में लेके जाना है इसे। मोल्टन स्टेट याद करो। NaCl में से सोडियम का एक्सट्रैक्शन जब करना था तो मोल्टन स्टेट के अलावा सोडियम कहीं नहीं मिला हमें। मैंने 3 ऑप्शन बताए थे, शायद आपको याद है। ध्यान रखो बेटा, आप लेट नाइट तक काम करते होंगे, मुझे पता है, बट ध्यान तो फिर भी रखना पड़ेगा। इसे बोलेंगे डाइल्यूट, इसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड एंड इसे बोलेंगे मोल्टन स्टेट। ये 3 डिफरेंट तरह के NaCl का एक्सट्रैक्शन हमने देखा था। देखा था कि नहीं? कब देखा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहीं और तो देख ही नहीं सकते। अब मुझे कोई बताएगा इसमें प्रोडक्ट क्या थे? NaCl एक्वायर्स था बेटा, तो प्रोडक्ट क्या थी? एनोड कैथोड। H2 होगी, कैथोड पे H2 होगी। कैथोड के ऊपर डायहाइड्रोजन गैस, एनोड के ऊपर डाइऑक्सीजन गैस। नहीं, बिल्कुल, एक्वायर्स डाइल्यूट है। वाटर का ही हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं क्या? यस, डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड है, तो वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा था। NaCl कंसंट्रेटेड है, तो यहां पर हमको एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मिलता था एंड कैथोड के ऊपर डाइहाइड्रोजन गैस मिलता था। एंड मोल्टन स्टेट की जब बात आए तो क्लोरीन एंड सोडियम मिलते थे, क्योंकि पानी तो है ही नहीं। 2 ही ऑप्शन बचते हैं, Cl Na+, तो Na+ का रिडक्शन, Cl- का ऑक्सीडेशन, Cl टू गैस सोडियम। अब ये सारे सवाल आने चाहिए आपको। सवाल तो ठीक है, आंसर आने चाहिए। एक और स्टेट में भी मिल सकता है सोडियम। NaCl में तो ये 3 ऑप्शन थे। फिर हम लोग दूसरे देखे थे हम लोगों ने, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट के लिए देखा था वो।
समझ में आ रहा है? तो अब ये जो सोडियम है बेटा, ये सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट है। तो ये देखो फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन अ मोल्टन स्टेट, तब जाके वो मेटल मिलेगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी मेटल, पोटेशियम, ये सारी मेटल हमको मोल्टन स्टेट के अलावा मिल ही नहीं सकती है। एक्वायस सॉल्यूशन कर लिया तो वो तो दूर की बात है कि वो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस से मिले, क्योंकि वो वाटर पहले अवेलेबल हो जाएगा और वाटर का ही हाइड्रोलाइसिस हो सकता है वहां पर। कितने लोग समझ पा रहे बात को? क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए कौन से स्टेप जो है हमें इन्वॉल्व करने हैं। तो 4 स्टेप से हम निकलेंगे, तब जाके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम समझ पाएंगे। पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मींस जब आप ओर मिलेगी आपको कहीं, मान के चलिए माइनिंग है और माइनिंग से ओर मिल गई, ओर मिलने के बाद आपको उसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनिंग में से वो ओर मिलेगी तो बहुत सारा मास आपने निकाला, अब वो बहुत सारे मास में होगा और बहुत कम, तो जो डिफरेंट इंप्योरिटीज है इसे हटाना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ फॉर्म में आपको मिलेगी। मान के चले 1000 टन आपने टोटल माइनिंग में से सामान निकाला, अब 1000 टन जो है वो पूरा का पूरा और तो नहीं हो सकता, उसमें से जो गेंग होगी उसे हटानी पड़ेगी, और वो गेंग को हटाने की जो प्रोसेस है उससे मान के चले 200 टन बाकी रह गया, जो 200 टन बाकी रह गया वो हो गई आपकी ओर। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो मेजॉरिटी पोर्शन कौन थे उसमें? गेंग, जिसे हमें हटाना है, और उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अंडरस्टूड माय पॉइंट? डिफरेंट मेथड है उसके लिए भी, वो सारे देखेंगे हम। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। अब एक बार ओर तो मिल गई, अब वो ओर जो होगी कांची धातु ओर कोई भी फॉर्म में हो सकती है, सल्फाइड हो सकती है, कार्बोनेट हो सकती है, ऑक्साइड भी तो हो सकती है, कोई भी फॉर्म में हो, हमें फाइनली उसे किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में लेके आना है। कोई भी फॉर्म में ओर मिले हम लोग उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? ऑक्साइड में कन्वर्ट करके आएंगे। एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, फिर रिडक्शन कर लो। रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन हटेगा, रिडक्शन करेंगे तो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो मिलेगा क्या? मेटल, और फिर उसका करेंगे प्योरिफिकेशन, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये 4 मेथड है। आई थिंक 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, पहली बार नहीं पढ़ रहे, देख रहे हो ऐसे कि पहली बार पढ़ रहे, बाकी एक्चुअल में पढ़ा हुआ है। सर पढ़ा तो बहुत है हमने, हम कहाँ मना कर रहे हैं, देखा सब है, याद कम है, बात तो सही है। चलिए पहले क्या करेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देन ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, देन रिडक्शन, देन रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मींस प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। ओके, पहला कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑक्साइड फॉर्म, देन रिडक्शन, देन प्योरिफिकेशन। ये 4 मेथड हम लोग ऑलवेज फॉलो करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन भी बोलते हैं इसे। ये वर्ड बहुत कम यूज होता है, ये थोड़ा बहुत यूज होता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये एक बार ही वर्ड आया था, मैंने जब ट्राई किया देखने का तो JEE की एग्जाम में एक बार ये वर्ड आया हुआ है, बाकी हाँ बेनिफैक्शन तो पता तो होना चाहिए कि होता क्या है ये, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखिए इसमें 2 तरह की मेथड इन्वॉल्व है, फिजिकल एंड केमिकल। ये दोनों मेथड से हम कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं ओर का, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले कौन सी मेथड देखेंगे? फिजिकल मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन बोलते हैं इसे। करना क्या है? बहुत आसान सी मेथड है ये, ध्यान से सुनो। हम लोग ये होपर है, वहां से हम लोग पाउडर फॉर्म में मेटल को या ओर को पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे और यहां से रिलीज करेंगे। होपर जो होता है, जैसे कि आपने वो फ्लोर मिल देखी होगी, घंटी, अनाज दरवाने, तो ऊपर से हम लोग अनाज डालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? वो पीस जाएगा। तो ऊपर जो है उसे क्या बोलेंगे? होपर बोलेंगे, जहां से हम उसे डाल रहे हैं। एग्जैक्टली ये होपर है। होपर से हम क्या डालने वाले हैं? ओर का पहले तो आपको क्या करना होगा? ग्राइंडिंग करना होगा। बड़े बड़े पीसेस होंगे, ऐसा नहीं कि आपके लिए वो पाउडर फॉर्म में ही अवेलेबल होगा, बड़े बड़े पीसेस होंगे। उस पीस को आपको
ग्राइंडिंग करना होगा, ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फिर आपने होपर से यहां पर उसे डाल दिया, लेकिन उस साइड में ध्यान रखो कि ये वाटर का फ्लो यहां से ऊपर जा रहा है, बहुत हाई फ्लो, वाटर का फ्लो बहुत हाईली ऊपर की तरफ जा रहा है। होगा क्या, ये देखो, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से वाटर स्टॉप हो गया, ये है इसके सराउंडिंग पार्ट में, ये पूरा का पूरा ये ट्यूब है और पानी यहां से जा रहा है, ये पूरा ट्यूब है, समझना ध्यान से। अब वाटर जब यहां से जाएगा ऊपर से होपर आ रहा है, मान लो कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है गैंग और दूसरा जो है जरूरत है वो ओर। दो चीजें हैं बेटा, मान के चलिए गैंग जो है वो लाइटर वेट है, तोड़ जाएगी, लाइटर मास है इसका, बहुत हल्की है, और ये थोड़ी भारी वेटेड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ी मास में ज्यादा है, ये थोड़ी लाइट वेट है। अब होगा क्या, ऊपर से हम जब इसे डालेंगे और नीचे से पानी का फ्लो करेंगे तो पानी से वॉश आउट होके गेंद तो बाहर निकल ही जाएगी, क्योंकि लाइटर वेट है। लाइटर वेट तो पानी के बहाव के साथ बह जाएगी, और जो हैवी वेट है वो कहां पर आएगी बेटा, नीचे की तरफ, और वो हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगी, और पार्टिकल्स नीचे मिलेंगे। कितने लोग समझ पा रहे? बहुत आसान है मेथड। पानी के फ्लो को डालिए, पानी का फ्लो होना चाहिए, फ्लो के साथ बाहर कौन निकलेगा, जो लाइटर मेटल लाइटर चीज है वो, अब वो कौन है, गैंग। यदि उल्टा सोचो थोड़ी देर के लिए, और यदि लाइटर है तो वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल देखने नहीं मिला है, ये सोचने के लिए है। बाकी ज्यादातर एग्जांपल हमको ऐसे ही मिले हैं जिसमें गैंग लाइटर मास में हो और जो है वो हैवी मास में हो। समझ में आया? तो बाहर निकलेगा कौन बेटा, गैंग पार्टिकल ऊपर से निकलेंगे और नीचे की तरफ हमें कंसंट्रेटेड और मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, देन आफ्टर पॉइंट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब ये तो बहुत पुरानी मेथड है, आप सब जानते हो, कोई नई बात इसमें नहीं है। पहले इसकी थोड़ी फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर ये पुरानी फिगर की बात है, अब नई फिगर कुछ अलग है। ऐसी मेथड आपने देखी है। यहां पर हमने क्या डाल दिया, पानी भर दिया पहले, फिर ऊपर से हमने एक पाइप डाले जो एयर ब्लो कर सकता है अंदर की तरफ, यहां से एयर ब्लो करेंगे हम लोग। यहां पर क्या है, तो यहां पर ये पानी है अभी, और इसके अंदर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए यूजफुल है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूजफुल फॉर दी सल्फाइड ओर ओनली। तो सल्फाइड ओर है, अब इसमें ये सल्फाइड ओर है। अब सल्फाइड ओर के साथ साथ इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी तो होगी बेटा, इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होगी। अब इसमें जब इंप्योरिटीज की बात करें तो मान के चलो ये इंप्योरिटीज है येलो कलर की। अब इंप्योरिटीज एंड सल्फाइड और दोनों यहां पर प्रॉपर्ली मिक्सिंग में है, अच्छे से मिक्सचर हो चुका है इनका। अब हम करने क्या वाले हैं, तो ऊपर से कोई पाइन ऑयल डालेंगे या ज़ैंथेट डालेंगे, पता होगा आप लोगों को, पाइन ऑयल, ज़ैंथेट, टर्पेंटाइन, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, वो लिस्टेड है, थोड़ा हम देखेंगे उसके बारे में। लेकिन जब वो डाल दिया जाएगा यहां पर, तो यहां पर फ्रोथ ऑब्टेन होगा बेटा, हवा का, जब यहां पर एयर ब्लो करेंगे हम लोग, एयर ब्लो करेंगे तब जाके यहां पर फ्रोथ ऑब्टेन होगा। अब यहां पर जो फ्रोथ ऑब्टेन हो रहा है, फीड उत्पन्न थाई है, फ्रोथ ऑब्टेन हो रहा है, वो फ्रोथ के साथ यहां पर जो लाइटर मास वाली ओर है वो बाहर निकल जाएगी, और वो कौन है, सल्फाइड ओर, वो उसके साथ निकल जाएगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पानी भी है एंड हम ऑयल भी डाल रहे हैं, तो गैंग पार्टिकल्स जो है वो पानी से ही वेट होनी चाहिए, मींस पानी उसके ऊपर आना चाहिए, पानी से वो भीगने चाहिए। कौन, गैंग पार्टिकल्स। जबकि सल्फाइड की जो ओर है वो कंपलसरी ऑयल से ही वेट होनी चाहिए, मींस ऑयल से ही वो भीगनी चाहिए। ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गैंग पार्टिकल्स किससे भीगने चाहिए भाई, पानी से, और ऑयल से कौन भीगेगा, सल्फाइड। जो ऑयल से भीगेगा वो फ्रोथ के साथ बाहर आएगा, जो पार्टिकल्स है जो पानी से भीगे हैं
वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ वो जमा हो गए नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, आपने कभी भी क्लोथ वॉशिंग करी है खुद से या देखा तो होगा कम से कम, ओके? तो उस टाइम पे क्या होता है, जब डिटर्जेंट हम पानी में डालते हैं और ऐसे उसे हिलाते हैं तो होगा क्या, फ्रोथ ऑब्टेन होगा। लेकिन क्या फ्रोथ ऐसे ही ऑब्टेन रहेगा? नहीं, कुछ टाइम के लिए वो रहेगा, हाँ। बाद में वो वापिस पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एक्चुअली एयर एंड पानी का वो मिक्सचर है, तो बबल फूटेंगे कभी ना कभी और वो अंदर चला जाएगा। अब होता क्या है कि हम लोगों को कलेक्शन के लिए टाइम चाहिए, यहां पर तो कलेक्शन करना है तो टाइम चाहिए हम लोगों को, तो इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। किसे? फ्रोथ को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। एक बार फ्रोथ ऑब्टेन हुआ उसके बाद अंदर नहीं चला जाए तो फ्रोथ को हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा। फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? एनिलीन या क्रेसॉल डालेंगे, आपको ध्यान रखना है। फ्रोथ स्टेबलाइजर के तौर पे हम क्या डालेंगे? एनिलीन या क्रेसॉल। बेटा एनिलीन का फॉर्मूला आज आपको पता चलने वाला है, कौन सा बेंजीन रिंग NH2, एंड क्रेसॉल का फॉर्मूला क्या है भाई? On the benzene ring 2CH3, मतलब 2 CH नहीं, फिनॉल के साथ CH3 होता है, सॉरी 2 CH3 होगा तो ज़ाइलीन होगा, एक OH और एक CH3 आएगा, ध्यान रखना। तो ये है हमारा क्रेसॉल, ये है हमारा एनिलीन। बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर CH3, यहाँ पर आएगा NH2। तो ये दोनों फ्रोथ स्टेबलाइजर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। अब फ्रोथ को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वैसा में कलेक्ट कर लिया, फ्रोथ को कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसे थोड़ा गर्म करेंगे तो वाटर का पोर्शन निकल जाएगा एंड और हमको मिल सकती है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखते हैं। दिस मेथड इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। नंबर 1 ये MCQ आ सकता है। दूसरा, the method is based on the different wetting characteristic of gangue and the sulfide ore with water and oil। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ। मैंने बताया आप लोगों को डिफरेंट वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक मींस गैंग के पार्टिकल्स पानी से भीग रहे हैं तो ऑयल के पार्टिकल्स सल्फाइड से भीगने चाहिए। दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करनी चाहिए। The gang preferentially wetted by water and the ore by oil। गैंग किससे भीगेगी? वाटर से, एंड और ऑयल से भीगेगी। The crushed up ore along with water is taken in a फ्लोटेशन सेल। फ्लोटेशन सेल के अंदर क्रस्ट वाली हम लोग क्या डालेंगे या पाउडर फॉर्म में क्या डालेंगे? ओर को डालेंगे। फिर उसमें क्या होगा बेटा? पानी होगा एंड फिर एयर डालेंगे तो फ्रोथ ऑब्टेन होगा। उसके लिए हमें फ्रोथर्स दे जनरेट अ स्टेबल फ्रोथ व्हिच राइजेस टू द टॉप ऑफ द टैंक। क्या क्या डाल सकते हैं फ्रोथर के फॉर्म में? पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, फैटी एसिड, आप टर्पेंटाइन भी लिख सकते हो इसमें। क्या लिख सकते हो? टर्पेंटाइन। फिर यू कैन राइट द ज़ैंथेट आल्सो, ज़ैंथेट। यहाँ पर 3 लिखे, बाकी 2 और ऐड कर सकते हैं हम लोग। ज़ैंथेट ऐड कर सकते हैं एंड टर्पेंटाइन भी ऐड कर सकते हैं। कलेक्टर और फ्लोटिंग एजेंट कौन है? कलेक्टर्स और फ्लोटिंग एजेंट दिस अटैच देमसेल्फ बाय पोलर ग्रुप टू द granules of ore which then become water ripple and pass into the froth। एग्जाम्पल कौन है? सोडियम, इथाइल, ज़ैंथेट, पाइन ऑयल और फैटी एसिड। वही सारे लिस्ट यहाँ पर भी हमें लिखने हैं। इसका मतलब यह है कि फ्रोथर एंड फ्रोथिंग एजेंट दोनों एक ही है। जो वेट कर रहा है किसे? गैंग को, वही फ्रोथ ऑब्टेन भी करता है। समझ में आ रहा है? देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। पानी के अंदर फ्रोथ को फॉर्म करना है एक तो, और दूसरी चीज अंदर जो सल्फाइड ओर है उसे वेट भी करना है। वेट मींस उसे भिगना है। किससे? ऑयल से। तो वही ऑयल जो फ्रोथ ऑब्टेन कर रहा है वही ऑयल सल्फाइड ओर को भिगा भी देगा। दैट मींस वेट भी कर लेगा। नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट? एक ही काम सॉरी 2 काम एक ऑयल कर रहा है। पाइन ऑयल डाला तो वो फ्रोथ ऑब्टेन भी करेगा एंड जो सल्फाइड ओर है उसके सराउंडिंग पार्ट को भिगा भी देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो भीग जाएगा। देन आफ्टर फ्रोथ स्टेबलाइजर, टू स्टेबलाइज फ्रोथ कौन है भाई? क्रेसॉल एंड एनिलीन। अब क्रेसॉल ऑर्थो हो सकता है, पैरा हो सकता है, मेटा हो सकता है, एनिलीन पता है। अब डी प्रेजेंट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये रखना है। मान के चलिए अब तक तो ठीक ठाक बात थी कि भी सल्फाइड ओर थी, बाहर आ गई,
हम लोगों के पास मान के चलिए ZNS थी तो ZNS बाहर आ गई, PBS थी तो PBS बाहर आ गई, HGS थी तो वो निकल गई। लेकिन बात यह है कि जब PBS एंड ZNS दो सल्फाइड का मिक्सचर है तब क्या करें? दोनों सल्फाइड बाहर आएंगे ना, क्योंकि फ्रूट के साथ बाहर निकलेगा सल्फाइड और, ये तो पक्का है, तो दोनों बाहर निकलेगी। हमें एक ही चाहिए तो हम लोगों को उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डी प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। अब डी प्रेजेंट क्या होता है? डी प्रेजेंट वो होता है जिसमें दो सल्फाइड की ओर में से किसी एक सल्फाइड की ओर को वो डिसॉल्व कर लेता है और एक ही ओर को बचा के रखता है जो फ्रोथ के साथ बाहर निकल के। वरना प्रॉब्लम क्या होगा कि जो फ्रोथ बाहर निकल के आ रहा है उसके ऊपर दोनों सल्फाइड को चिपक जाएंगे, तो हमको ये प्रॉब्लम होगा कि फिर सेपरेट कैसे करें दोनों को। PBS ZNS दोनों बाहर आ गई मान के चलो फ्रोथ के ऊपर, तो दोनों को सेपरेट कैसे करोगे? फिर लोग बुलाने पड़ेंगे भाई इसमें से विन लो से ZNS PBS ZNS PBS, ऐसा कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल लाइक दैट। समझ में? मैं मजाक कर रहा हूं बट ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम डी प्रेजेंट यूज करेंगे। इसमें होता क्या है देखो, NaCN एक बहुत अच्छा डी प्रेजेंट है। अब आपके पास PBS एंड ZNS का मिक्सचर है मान लो, हमने क्या डाला बेटा? NaCN डाला एज अ डी प्रेजेंट, तो ये ZNS के साथ NaCN रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट कर लेता है तो यहां पर एक कंपाउंड बना लेता है दैट इज Na2ZnCN4। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा डिसॉल्व फॉर्म में, मींस एक्वायस कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि कौन रह गए एज इट इज PBS, वो कहां से बाहर निकलेगा? फ्रोथ से बाहर निकलेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को? क्या हुआ बेटा? NaCN क्या है? डी प्रेजेंट। हमारे पास दोनों का क्या है? मिक्सचर। PBS है, ZNS है। हम क्या करने वाले हैं? PBS एज इट इज रहेगा, जो NaCN डी प्रेजेंट उसका कुछ नहीं कर सकता, बट ZNS के साथ NaCN का रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बन गया Na2ZnCN4 टाइम्स। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म में है? एक्वायस। एक्वायस फॉर्म में, दैट मींस वो डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा अंदर की तरफ, और जिंक सल्फाइड जो था वो तो डिसॉल्व हो गया, रह गया कौन? PBS। वो फ्रोथ के साथ बाहर निकलेगा, तो वो हमको बाहर मिल सकता है। एनी डाउट? चलिए यहाँ पर वो फिगर यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है, देख सकते हो। अलग टाइप की फिगर आपको थोड़ी दिखेगी, बात तो वही है। यहाँ पर कलेक्शन किया गया और कुछ नहीं, कंसंट्रेटेड और यहाँ पर हमको मिल रही है। यहाँ से एयर का ब्लो कर रहे हैं, और ऑयल एंड वाटर पाउडर फॉर्म में क्या होता है? और ऐसा मत सोचना कि ऑयल एंड वाटर पाउडर फॉर्म में है वो लिक्विड है और पाउडर फॉर्म में है। इसको यहाँ से हमने अंदर डाल दिया, पानी भरा हुआ है, ऊपर ये फ्रोथ ऑब्टेन हुआ है, ये पार्ट फ्रोथ का है बेटा, और यहाँ से कौन बाहर निकल रहा है? फ्रोथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर बात ये है, sometimes it is possible to separate two sulfide ore by adjusting proportion of oil to water or by using a depressant। अब देखो यहाँ पर आपको सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि दो सल्फाइड का मिक्सचर हो तो क्या डी प्रेजेंट कंपलसरी है? तो देखा तो अभी हमने ऐसा कि डी प्रेजेंट के अलावा नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रखो यहां पर क्या कर सकते हो आप? एडजस्टिंग प्रपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर। ऑयल एंड वाटर का प्रपोर्शन एडजस्ट प्रॉपर्ली मैनेज करो, आप लोग एडजस्ट करो, और फिर क्या करो तो उसमें ऑयल के साथ एक और निकलेगी, दूसरी नहीं निकलेगी। लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक और होनी चाहिए कि एक सल्फाइड की ओर जल्दी से भीग जाए ऑयल के साथ, हाँ। जबकि दूसरी जल्दी से नहीं भीगे। तो हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल डालेंगे तो एक सल्फाइड की ओर भीग जाएगी, दूसरी नहीं भीगेगी। जो पहले भीगेगी वो फ्रोथ के साथ बाहर निकलेगी। कितने लोग समझ पा रहे बात को? क्लियर है सबको? चलिए अब यहां पर मैंने जो NaCN वाला एग्जांपल लिखा था उसके बारे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, सबसे हार्ड पॉइंट है। सीरियसली? सीरियसली आसान है। यहां पर क्या है बेटा? ये रोलर है और ये रोलर मैग्नेटिक रोलर है, ये मोटर का रोलर है, यहां पर कन्वेयर बेल्ट है। ये क्या है भाई? कन्वेयर बेल्ट। बेटा प्लीज आवाज मत करो। कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर यहां पर हम मेटल
ग्राउंड, यहां पर क्या डालेंगे, पाउडर फॉर्म में मेटल या उसकी कोर को डाल देंगे। ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो मिक्सचर है वो ऐसा मिक्सचर हो कि जिसमें एक मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रखे ऐसी मेटल की कोर हो, जबकि दूसरा अट्रैक्शन नहीं रखे ऐसी हो। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा कन्वेयर बेल्ट, तो यहां पर जानते रहो बेटा, यहां पर ये मेटल चिपक जाएगी, कौन सी, जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रखती है वो यहां पर चिपकेगी, और जो अट्रैक्शन नहीं रखती है वो दूर चली जाएगी। तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, ये मैग्नेटिक रोलर है और मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो यहां पर नीचे की तरफ दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेट के साथ जो अट्रैक्शन शो करेंगे उसके साथ यहां पर हमें मिल रहा है वो कौन है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और यहां पर जो है वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हमको दूर मिल रहे हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे देख सकते हो, SnO2 having impurities of FeWO4 MnWO4, इसका नेम क्या है, वोल्फ्रेमाइट, वोल्फ्रेमाइट। FeOCr2O3 having impurities of SiO2, SiO2 यहां पर दूर चला जाएगा, Fe रहेगा तो वो यहां पर रहेगा, जहां पर Fe दिखेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और वो मैग्नेट से चिपक के नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक रोलर से हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल्स एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, देन आफ्टर आता है पॉइंट केमिकल सेपरेशन। सबसे पहला क्या है, लीचिंग। लीचिंग, जरा सांस लो आप लोग, आईज को ऐसे करो, एक्सरसाइज करो थोड़ी सी, क्योंकि 2 लोग सो रहे क्लास में बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैं लोरी गा रहा हूं। प्लीज, मैं समझ सकता हूं कि ऐसी कंडीशन क्यों है क्लास में, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, रीजन ये है कि आप शायद 99% तो मैं सही हूँगा कि लेट नाइट तक आपने पढ़ाई करी, मॉर्निंग में जल्दी से उठ गए, प्रॉपर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये मेन रीजन हो सकता है। लेकिन फिर भी ट्राई करिए बेस्ट अपना कि कम से कम समझ में आए चीजें, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको देख के पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कुछ और फीलिंग होती है। लीचिंग, देखिए बेटा यहां पर क्या है, आवाज मत करो। In this process we use suitable agent which react with the ore to from water soluble complex while impurities remain insoluble। याद रखो और ये टिक मार्क कर लेना बाद में आप लोग, जो impurities है वो insoluble रहनी चाहिए, एंड जो ore है वो कैसा होना चाहिए भाई, वाटर soluble complex में कन्वर्ट होना चाहिए। यहां पर एप्लीकेबल है कौन सी मेटल के लिए, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। बेटा गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम के अंदर जो इंप्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल रहेगी वाटर में, एंड खुद ऐसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो वाटर सॉल्युबल होगा। सबसे पहले देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट, ऐसे 2 बॉक्साइट फॉर्म होते हैं। बॉक्साइट ही है वैसे, बट इंप्योरिटीज के फॉर्म में उसको सेपरेट किया गया है। 2 डिफरेंट इंप्योरिटीज, तो 2 नेम दे दिए हैं। एनसीईआरटी में वो नहीं लिखा है, बट ध्यान रखना Fe2O3 यदि इंप्योरिटीज है, मेजर इंप्योरिटीज, तो उसे क्या नाम देते हैं, रेड बॉक्साइट। Al2O3 2H2O तो कॉमन ही है, बट Fe2O3 होगा इंप्योरिटीज के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा मेजर इंप्योरिटीज के फॉर्म में, देन इट इज रेड बॉक्साइट। Al2O3 into 2H2O with SiO2, मेजर इंप्योरिटीज SiO2 की है तो व्हाइट बॉक्साइट। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि बॉक्साइट क्या है, तो Al2O3 into 2 mole of H2O plus iron oxide, Fe2O3 plus silicon dioxide। एनसीईआरटी में ऐसा है, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड बॉक्साइट, ये मिक्सचर है। बात ये है इसमें से एल्यूमिना हमें अलग करना है। एल्यूमिना का मतलब क्या होता है, Al2O3, तो ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। Fe2O3 को हटा दो, SiO2 को हटा दो, वाटर को तो बेचारे को गर्म करो कि भाग जाएगा तुरंत, बच गया कौन, Al2O3 जो एल्यूमिना है। और एल्यूमिना में से फिर हम लोग एल्यूमिनियम का
एक्सट्रैक्शन करते हैं, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस की शुरुआत यहां से होती है, Al2O3 मिलने के बाद। होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट इंडिया में बनता है, पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत अच्छी बात भी है। चलिए रेड बॉक्साइट के बारे में 2 प्रोसेस है इसमें। सबसे पहली है बेयर Beer प्रोसेस। process। इसमें कौन यूज हो रहा है? NaOH यूज्ड। हम लोग NaOH का यूज करने वाले हैं इसमें। Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, मिलेगा क्या? NaAlO2। बुक में ये नहीं है, ध्यान रखना। तो Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, बेयर प्रोसेस ये नहीं है लिखा हुआ। तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaAlO2। जब NaAlO2 बन जाएगा तो पानी एक्सेस फॉर्म में डाल दो, AlOH थ्राइस एंड NaOH मिलेगा। NaOH जो डाला था वो वापस मिल गया। AlOH थ्राइस जो है इसी को हम लोग बोलेंगे Al2O3 into x mole of H2। Al2O3 into x mole of H2, वो तो नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग मान के चलो 2 मोल ले लो, हो गया बैलेंस। 2 मोल ले लीजिए तो यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन चला जाएगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर बचेंगे। हो सकता है एल्यूमिनियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ पर 3 मोल ले लो तो शायद मेरे हिसाब से बैलेंस हो गया है। देखो Al2O3 into 3 मोल ऑफ H2। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात ये नहीं है कि हम बैलेंस किस तरह से करते हैं, बात यह है कि एक्सेस पानी डालने से Al2O3 एंड NaOH मिलता है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं रेड ऑक्साइड की। रेड ऑक्साइड में इंप्योरिटीज कौन है? Fe2O3। अब Fe2O3 को गर्म करोगे आप, Fe2O3 गर्म करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे तो कन्वर्ट होगा FeO के अंदर, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब जो FeO बचा वो कौन सा कैरेक्टर रखता है? बेसिक कैरेक्टर। अब हम डाल क्या रहे? NaOH। बेसिक कैरेक्टर वाला ऑक्साइड बेस में इंसॉल्युबल रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो FeO का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है एंड मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक है, NaOH में वो कैसा रहेगा? इंसॉल्युबल। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया कि हम लोगों ने क्या किया? रेड बॉक्साइड लिया बेटा, रेड बॉक्साइड को NaOH में डाला। जैसे ही NaOH में डाला क्या किया? NaOH NaAlO2 बना लेता है, एक्सेस वाटर में वो एल्यूमिना तक चला जाता है, ये एल्यूमिना बना लेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? तो AlOH थ्राइस NaOH मिल रहा है। NaOH के साथ FeO का कुछ नहीं हो सकता है। Fe2O3 जो है उसको गर्म करोगे FeO में कन्वर्ट होगा। कोई भी टाइप का ऑक्साइड एक सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा इसमें। तो सिंपल ऑक्साइड ये है FeO, जिसमें से ऑक्सीजन का हटना आसान है। तो ये FeO NaOH में इंसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि FeO खुद बेसिक कैरेक्टर का है। अब आता है हॉल्स प्रोसेस। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है? देखो Al2O3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सेम कंपोनेंट बनेगा NaAlO2। देखो, लेकिन यहां पर हम लोग कुछ और डाल रहे हैं, CO2 भी डाल रहे हैं एंड वाटर भी। HOH का मतलब क्या है? H2O। तो हम लोग पानी भी डाल रहे हैं एंड CO2 भी डाल रहे हैं। तो ये कैसा गैस है? CO2 एसिडिक। एसिडिक गैस Na के साथ जोड़ के सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो जो हमने पहले यूज किया था वो वापस मिला। सिमिलरली यहां पर NaOH यूज किया था, NaOH वापस मिला। होल प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट यूज किया, सोडियम कार्बोनेट वापस मिला। एंड यहां पर अगेन क्या मिल रहा है? AlOH थ्राइस। याद रखना AlOH थ्राइस इज आल्सो Al2O3 x मोल ऑफ वाटर। अब आता है व्हाइट बॉक्साइट। वन प्रोसेस है इसके अंदर, सिर्फ सिंगल प्रोसेस। व्हाइट बॉक्साइट में सिंगल प्रोसेस क्या बोलते हैं? सरफेक्स प्रोसेस। इसमें क्या यूज करते हैं भाई? हम कार्बन एंड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। यहाँ पर कार्बन भी लिखना है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, डाई नाइट्रोजन एंड कार्बन। Al2O3 डाई नाइट्रोजन एंड कार्बन 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो आप, 1800 डिग्री सेल्सियस पे। एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ जाए? देखो नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा? Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। यहां पर जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ जुड़ के क्या रिलीज कर देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप चाहो तो बैलेंस करो, Al2O3 डाई नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन ले लो। देखो हो गया, 2 एल्यूमिनियम 2 नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ Aln मिलेगा एंड 3 मोल ऑफ CO निकल जाएगा। बोलिए
एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिला कि नहीं, तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब क्या डाल रहे हैं हम, वाटर। जैसे ही पानी इसके साथ आएगा नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज होगा, NaLOH थ्राइस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ध्यान रखना। कौन है? ब्रेकफास्ट किया है बेटा? ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ जल्दी से, खड़े हो फटाफट से, चलो जल्दी से फटाफट। यार ये दिखता नहीं। मॉर्निंग आपकी एक्चुअल में कुछ प्रोसेस में से निकल के शुरू होनी चाहिए। बहुत बार बोला है 11th में भी मैंने कि यू मस्ट हैव टू डू योर ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट। आप में से जनरली कभी कोई लड़का क्यों गिरा नहीं? उसको क्यों चक्कर नहीं आया? गुजराती को तेमने चून तो नहीं होती खावा जे मळ्યું खाया। खूब नाटक होय, पुष्कर नाटक। आ भावे आ नहीं भावे, आ खवासे आ नहीं खवाय, नाटक माथी ज ऊंचा नहीं आवता। तो जो आम लाभ मारे पड़ी जाए अठवाडिया સુધી ઊભી જ ના થાય, એક અઠવાડિયું થઈ જવું બધા। मॉर्निंग में उठ के मैं जब फ्रेश होके जब आता हूँ तब चाय और ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करता हूँ। उसके बाद निकलते टाइम एक ग्लास भर के मिल्क पी के आता हूँ। अब मिल्क का नाम आता है ना, मिल्क पी लेते हैं, बट ये जो ब्रेकफास्ट वाला पॉइंट है ना वो। लेकिन फ्रूट्स खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है? फ्रूट्स तो अवेलेबल हो सकते हैं घर पे, वो भी नहीं पसंद। सिट्रस और दूध साथ में जरूरी नहीं आधा घंटा की गैप रखो, उतना तो है नहीं कि आप लोग साथ में ही बैठोगे। आधे घंटे की गैप रख सकते हो, कोई बात नहीं। और सारे फ्रूट साइट्रस नहीं होते हैं, कुछ ऐसे चूज करो जो साइट्रस नहीं है, खट्टे ना हो। ऐसे भी फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं मेरे हिसाब से, मोस्टली खट्टे होते हैं। मोस्टली होता है, सारे नहीं होते हैं। अच्छा। और यहाँ पर आप घर से मेरे हिसाब से 6:45 को निकलते हो। कहाँ पर? यहाँ पर स्टैंड पे। वो तो पहला होगा शायद आपके, मैं भी। बाकी के लोग 6:45 के अराउंड नजदीक रहते हैं। 7 बजे देखो कितने लकी लोग। 7:15 तो अलग अलग हो सकते हैं वो टाइमिंग, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज समझ लो कि जो भी टाइम है आपका उसका 1 घंटे पहले आपको प्रॉपरली उठ जाना है, बेड को छोड़ देना है। अब आपको तो ऐसे बेटा उठ बस आ जाएगी, इस तरह से यू आर। कुछ कितने पेरेंट तो ऐसे होंगे कि बस के पीछे भागते होंगे व्हीकल, बस मिल जाए बस मिल जाए। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। ओके चलिए अब ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे डाई नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन के साथ क्या मिल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, वाटर में AlOH थ्राइस एंड अमोनिया मिल गया। देन आफ्टर क्या हुआ? कार्बन जो है वो SiO2 के साथ, ये व्हाइट ऑक्साइड है बेटा, समझो। व्हाइट ऑक्साइड में मेजर इंप्योरिटीज कौन है? SiO2। ध्यान रखो बेटा, नीट में ये सारी चीजें वापिस काम नहीं आएगी, ये कुछ काम लगेगा। SiO2 व्हाइट ऑक्साइड में मेजर इंप्योरिटीज है, तो कार्बन के साथ SiO2 CO2 एंड सिलिकॉन दे देगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में रहा, ये सॉल्युबल फॉर्म में आ गया। हेलो, वही तो बोल रहे थे हम, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंप्योरिटीज कैसी रहेगी? इनसॉल्युबल। तो वही नहीं कर रहे क्या यहाँ पर? ये चीज को यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे कि नहीं? काल पड़ा। ये जो स्टेटमेंट है बेटा, इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग? कि जो इंप्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में है, एंड जो हमारी ओर है वो
किस फॉर्म में है? सॉल्युबल फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स बना रही है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, व्हाइट बॉक्साइड के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंप्योरिटीज कार्बन के साथ मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन ध्यान रखना। नहीं होगा ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काम होता है। क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आप सैंड को सोचिए, सैंड का रिएक्शन जब भी करना होगा तो क्या करना होगा? बहुत हाई टेम्परेचर पे करना होगा। चलिए, अब ये प्रोसेस में से सवाल बहुत बार आया है, बहुत। सिल्वर, गोल्ड, ये दोनों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को साइनाइड प्रोसेस का यूज करना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ अदर प्रोसेस, एनसीईआरटी में वर्ड क्या लिखा हुआ है? अदर प्रोसेस। अब देखो, एनसीईआरटी का मैं जनरल ट्रेंड बता दूं कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जनरली। मेटल ले ली, समझ लो बेटा ध्यान से, मेटल में गोल्ड या सिल्वर हो सकता है। देन आफ्टर यहां पर आपको साइनाइड लेना है, फिर आपको वाटर एंड ऑक्सीजन को मिलाना है इसमें। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NCN2 टाइम्स -1। ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे? तो जिंक डालेंगे, और जिंक डालने से एक कंपाउंड बनेगा ZnCN4 टाइम्स -2 एंड यहां पर मेटल मिलेगा। अब ये मेटल कौन हो सकती है? तो ये मेटल हो सकती है सिल्वर या गोल्ड, और ये भी कौन हो सकती है? सिल्वर या गोल्ड हो सकती है, सिल्वर या गोल्ड हो सकती है। अब ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि यहां पर जो मिला, इसके साथ जो मेटल मिल रही है, और यहां पर मेटल से रिएक्शन किया तो ये इम्प्योर मेटल होती है, और बाय द प्रोसेस जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो प्योर स्टेट में मिलती है। तो मेटल से मेटल मिले, बट इम्प्योर मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्योर। एक्चुअल में दोनों के मैकेनिज्म अलग है, वो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो, सिल्वर, सिल्वर का हमने ओर ले लिया Ag2S, सल्फाइड ओर है। NaCN के साथ रिएक्शन किया जाता है ऑक्सीजन ऐड करके, एक कॉम्प्लेक्स मिलता है NaAgCN ट्वाइस। मेरा प्रॉपर ओपिनियन ये रहेगा कि आप इसको याद करो, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आपको एनसीईआरटी में इतना लिख के रखना होगा कि फॉर प्रोसेस ऑफ सिल्वर वी आर यूजिंग NaCN एंड फॉर प्रोसेस ऑफ गोल्ड वी आर यूजिंग KCN। बस इतना याद रखना है आपको। NaCN कब यूज करेंगे? सिल्वर के। KCN कब यूज करेंगे? गोल्ड के। बस इतना याद रखो, बाकी सब बुक में याद कर लोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। और ये भी रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो बुक के अंदर। फॉर सिल्वर, अब देखिए सिल्वर SiLver, सोडियम साइनाइड, S से शुरू होता है, SS याद रखना, मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये पोटेशियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड में क्या होता है, बाद में भूल जाते हैं कि कहां कौन यूज हुआ था। सोडियम साइनाइड सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए एंड पोटेशियम साइनाइड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये बाकी की प्रोसेस आपको समझने का कोई मतलब नहीं है। ये रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शंस बता दिया है आप लोगों को, वो आप देख सकते हो, बुक के अंदर भी वो रिएक्शंस लिखा होगा। ओके बेटा, यहां पर मेटल कैसी है? इम्प्योर। मैंने बैलेंस नहीं किया, कि बैलेंस करके बताओ इसको, समझ में आएगा। और यहां पर जो मेटल होगी वो प्योर। ये 2 मोल लेंगे आप, तब जाके जिंक के साथ इसका बैलेंसिंग होगा, और 2 मोल मेटल। क्लियर है सबको? बोलते जाइए थोड़ा। आप लोगों का मूड नहीं है क्या आज पढ़ने का? तो इसमें क्या हुआ? टेस्ट है तो मूड खराब रखोगे? ऐसा थोड़ी ना कि मूड खराब रखोगे तो हम टेस्ट कैंसिल कर लेंगे। टेस्ट तो टेस्ट है बेटा, वो तो देना ही देना है। क्योंकि आप हमारा भी सोचो यार, पहला लेक्चर, हर रोज तो मजेदार शुरुआत होती है, आज शुरुआत से ही शुरुआत अच्छी नहीं गई। ध्यान बोर्ड के ऊपर कम पाया गया, कुछ लोग सो रहे हैं, किसी को चक्कर आ गए, इतना लोड पड़ा गया, चक्कर आ गया।
टेस्ट होगा इनका? हाँ तो क्यों? पढ़ा दो चलो। क्यों? ये पढ़ा रहा हूँ वो देख रहे हैं, आपकी दूसरा कुछ पढ़ रहे हो। कुछ नहीं सर, नाश्ता करते नाश्ता नहीं पढ़ना है अभी। चलिए आपकी मर्जी।